Hello friends, welcome to our YouTube channel Con to Concept. Today we are going to discuss on chapter number 6 of Political Science 12 International Organizations. हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो ये चैप्टर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। In this chapter we shall discuss the role of the international organization after the collapse of the Soviet Union. तो यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रहता है और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में, ये हम इसके अंदर देखेंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वो संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करते हैं द कॉप विद द वेरियस न्यू चैलेंजेस इंक्लूडिंग द राइज ऑफ द यूएस सुपर पावर। जैसे ही जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि यूएस एक सुपर पावर बन गया। पहले यूएसएसआर और यूएस के बीच में पावर का लेके प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ सोवियत यूनियन 1991 के अंदर, उसकी पावर थोड़ी सी कम हो गई। उसके अंदर से कई सारे देश निकल गए, स्वतंत्र हो गए, राज्य क्या बन गए, अलग से नए देश बन गए। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा वीक पड़ गया। अब क्या है कि यूएस जो था वो एक बड़ा सुपर पावर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश बन के सामने उभरा। द यूएन कैन प्ले द एनी रोल इन द डीलिंग विद द वर्ल्ड डोमिनेट बाय द एनी सुपर पावर। तो जो यूनाइटेड नेशंस था उसका उद्भव हुआ, और यूनाइटेड नेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दो देशों के बीच में होने वाले कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को लेके यूनाइटेड नेशंस के पास ही जाते हैं, और वही सिक्योरिटी काउंसिल से वो काम देखती है। In this video, we also look the other transaction international organization that the play the crucial role. अब यूनाइटेड नेशंस अकेला काम नहीं करता है, यूनाइटेड नेशंस के नीचे भी कई सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं जो उसकी सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प विद द मैटर्स ऑफ द वॉर एंड पीस। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि वर्ल्ड वॉर के अंदर कई ज़्यादा नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमको वापस दोबारा फेस ना करना पड़ा, तो सबको लगा कि क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो वर्ल्ड पीस के फ्रिक्शन को कम कर सके। तो इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जो कि बाद में यूनाइटेड नेशंस के नाम से जाना गया। तो इसका बेसिक जो काम होता है वो वॉर एंड पीस को प्रमोट करना होता है, कि वॉर ना हो और पीस, शांति रहे सभी देशों के बीच में, एंड हेल्प टू कंट्रीज टू कॉपरेट टू मेक अ बेटर लिविंग कंडीशन। सिर्फ यही नहीं देखता कि वॉर ना हो और साथ के साथ शांति बनी रहे, वो साथ के साथ ये भी देखता है कि हम कैसे किन चीज़ों को कंट्रोल करके बेटर लिविंग कंडीशंस जनरेट कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। हम कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखता है। दे प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज हाउ टू कॉपरेट। यूनाइटेड नेशंस हर साल कुछ रिपोर्ट्स निकालता है जिसमें वो ये बताता है कि जो देश हैं वो अपना डेवलपमेंट किस हिसाब से करें, कैसे वो डिजीजेस को दूर रखें, कैसे वो अपने देश को उन्नति की ओर ले जाए, डेवलपमेंट की ओर ले जाए, एंड प्रोड्यूस अ कॉमन प्लेटफॉर्म। यूनाइटेड नेशन एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। सभी देश वहाँ पे आके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, दूसरे देशों के साथ होने वाले इश्यूज को वहाँ पे शेयर करते हैं, और दूसरे जो देश हैं वो उस प्रॉब्लम्स का जवाब भी देते हैं। कि जैसे कि चाइना और भारत का मुद्दा है डोकलाम को लेके, वैसे ही जो जम्मू एंड कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान का सेम इशू देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी काउंसिल देखता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर होती है। To discuss the continuous issues with the peaceful solutions to mechanize the rules and bureaucracy, health, financial and environmental। तो कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में होने वाले फ्रिक्शन, वॉर की कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने की कोशिश करता है यूएन। साथ के साथ वो ये भी देखता है कि कैसे सारे देश हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं, और साथ के साथ इन्वायरमेंट को हम कैसे हार्म ना पहुंचाते हुए अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। तो ये यूएन के कुछ बेसिक मुद्दे होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। द यूएन इज जनरली रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन टूडेज वर्ल्ड। देखिए जैसे कि क्या होता है कि कोई भी मुद्दा हुआ, अगर वो देश के अंदर हुआ तो वो देश की सरकार देखती है, लेकिन दो देशों के बीच के अगर कोई मुद्दा होता है तो वो कहीं ना कहीं कौन देखेगा, उसको देखने का काम होता है। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इंटरनेशनली बिना किसी भेदभाव के उन दोनों के बीच में जस्टिफिकेशन दे सके। तो यूनाइटेड नेशंस दो देशों के बीच में होने वाले फ्रिक्शन के बीच में भी काम, मीडिएटर का काम करता है। द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक अ ह्यूमनिटी टू हेवन। वो ह्यूमनिटी को हेवन में बनाने के लिए नहीं है यूनाइटेड नेशन, बट कहीं ना कहीं उसको नर्क से बचाने के लिए है। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर होती है तो पूरे वर्ल्ड की हालत एक नर्क के जैसे ही हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र का विकास, इवोल्यूशन ऑफ द यूएन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट। जब वर्ल्ड वॉर वन हुई 1914 के अंदर, तो उसके जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखे वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर थे। तो सब देशों ने सोचा क्यों ना ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा ही ना हो।
In 1945, the UN was the found as a successor to the League of Nations, established in 10 जनवरी 1920. तो कहने का मतलब ये है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1918 के अंदर और 1920 के अंदर एक लीग ऑफ नेशंस नाम की संस्था बनाई गई. लीग ऑफ नेशंस स्टैब्लिश ऑन 10 जनवरी 10 जनवरी 1920 में इसकी स्थापना हुई. इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 और 1920 में जब ये बन गई थी तो उसके बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. तो इसका मतलब ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाई थी, इसलिए इसमें रिफॉर्म्स होना जरूरी था. रिफॉर्म का मतलब उसमें कुछ खामियां रह गई होंगी, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम सही होगी, तो उसको फिक्स करके इसको वापस बनाया गया. और वही हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखे जिसकी वजह से हमने यूनाइटेड नेशंस बनाया. तो यूनाइटेड नेशन बेसिकली क्या था? यूनाइटेड नेशन लीग्स ऑफ नेशन का ही सक्सेसर. इट वॉज सेटअप थ्रू अ साइनिंग बाय द यूएन चार्टर बाय द 51 स्टेट. स्टार्टिंग में 51 देशों ने इसके ऊपर साइन किए थे. By the 2006, United Nations had the 192 member, including the almost all independent state. 2006 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो लगभग 192 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के. अब ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है. At present, the United Nations has the 193 member state to prevent the international conflicts and facilitate the cooperation. कोई भी देश यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ने के कुछ कारण होते हैं. वह चाहता है कि उसको इंटरनेशनली कुछ गाइडलाइंस पता लग सके, वो कैसा अपना डेवलपमेंट कर सके, कैसे वो इकोनॉमी को ग्रो कर सके. तो ये सारी चीज़ें जो ये भी गाइडलाइंस मिलती है, ये सारा यूएन जो उनकी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू मिलती है. द यूएन मैन ऑर्गेनाइज द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल. वैसे इसके 5 काउंसिल्स होती हैं, लेकिन जो बेसिक जो बैन इंपॉर्टेंट जो इसके ऑर्गन्स हैं वो हैं जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल. द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट द 5 मेंबर परमानेंट. तो सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन के अंदर क्या है, यूएन के अंदर 500 सिक्योरिटी मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स होते हैं. वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं जो कि परमानेंट है, उनकी 5 सीट परमानेंट है. और 10 मेंबर्स वो होते हैं जो नॉन परमानेंट होते हैं, जो बदलते हैं. तो परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है? यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना एंड यूके. तो क्वेश्चन आ जाता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है. तो हमें याद रखना है कि यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके और दी 5 परमानेंट मेंबर्स. उनके पास क्या एक्स्ट्रा होता है? उनके पास एक्स्ट्रा होता है वीटो पावर. उनके पास एक्स्ट्रा होती है वीटो पावर. द यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैव द सेक्रेटरी जनरल. और जो यूएन का सेक्रेटरी जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं. द यूएन कंसिस्ट द मैनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी डील विद द सोशल इकोनॉमिक इश्यूज. जैसे कि हमने पहले बात करी कि यहाँ पे जो भी वर्ल्ड के अंदर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, एनवायरमेंटल लेवल पे हो, तो उनको डील करने के लिए यूएन ने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है. यूएन के अंदर उसकी सब ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती हैं. जैसे कि सबसे पहली है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं. सबसे पहली है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग गाइडलाइन जारी करता है पूरे देश में. जैसे कि अभी एक पेंडेमिक आया कोविड, तो कोविड के अंदर जो भी गाइडलाइन जारी की गई, कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगेंगे, कौन सी अप्रूव की गई, कौन सी नहीं की गई, और क्या क्या गाइडलाइंस तय की गई, वो सारा का सारा काम WHO करता है. वो सभी वर्ल्ड के देशों के अंदर क्या करता है? अपनी गाइडलाइन को जारी करता है. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी एक इसी का यूएन के अंदर ही आता है. और वो क्या काम करता है? वो SDI रैंकिंग देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्या होता है कि जो भी देश हैं वो अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ में कि वो किस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं, उनका एजुकेशन कितना अच्छा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी इनकम अप्रोच कैसी है, उनकी पर कैपिटा इनकम कैसी है. तो ये सारी चीज़ें जो देता है वो यूनाइटेड नेशंस के यही ऑर्गेनाइजेशन देते हैं. तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल, जिसको UNHRC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर द रेफ्यूजीज एंड द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को के नाम से जाना जाता है, टू वर्क द एफिशिएंट मैनर टू ब्रिंग विद द वर्ल्ड टुगेदर. और ये लोग कोशिश करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करते हैं कि सारे देश एक साथ रह के काम कर सकें. रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी. कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1945 के अंदर. जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट देखने को स्टार्ट हो गए थे. तो कोल्ड वॉर लगभग 1990 के आसपास, 91 के आसपास आगे खत्म हुआ. तो जैसे ही खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेट हुआ. द सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड ऑन December 26 in 1991. तो हमें ये एक डेट याद रखनी है कि 26 दिसंबर 1991 के अंदर USSR डिसइंटीग्रेट हो गया. उसके अंदर से कई सारे देश हटके स्वतंत्र राज्य बन गए थे. द US इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर. लेकिन अब क्या हुआ? क्या हुआ कोल्ड वॉर खत्म होने की वजह से? तो कोल्ड वॉर खत्म होने की वजह से US अब सबसे बड़ा डोमिनेंट पावर बन गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर.
द रिलेशन बिटवीन रशिया एंड द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज द मच मोर कोऑपरेटिव। अब यूएस थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो गया था। अब सोवियत यूनियन जो लीग ऑफ नेशंस था, लीग ऑफ नेशंस क्या बन गया था, यूनाइटेड नेशंस तो बन ही गया था। चाइना फास्ट इमर्जिंग ग्रेट पावर एंड इंडिया ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली। इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी लेवल से हो रही थी, साथ ही साथ चाइना भी एक सुपर पावर बन के उभर रहा था। द इकोनॉमिक्स ऑफ द एशिया ग्रोइंग एट अ रिमार्केबल रेट। मैनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइन द यूएन। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो देश जाके जुड़ गए थे जो अभी अभी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से अलग हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, जिनको फ्रीडम मिली थी। दे बिकम द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन, और वो सोवियत यूनियन के राज से अलग हो गए थे, इसलिए वो अब अलग देश बन गए थे। और वही अलग देश मिलके किसके अंदर जाके मिल गए, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके मिले एट द फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ऑफ द ईस्ट यूरोपियन। द होल न्यू सेट ऑफ द चैलेंजेस कन्फ्रंट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या चैलेंजेस थे यूनाइटेड नेशन के सामने? कई सारे चैलेंजेस थे, जिसके लिए हमको जो यूनाइटेड नेशन है उसको फॉर्म करने की जरूरत पड़ी ही इसलिए थी क्योंकि कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी ही एक इश्यू नहीं है दो देशों के बीच में, वर्ल्ड के लेवल पर अगर देखा जाए तो कई सारे हैं, जैसे जीनोसाइड, वॉर्स के अंदर होने वाला नरसंहार, सिविल वॉर हो जाती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म है, न्यूक्लियर पॉपुलेशन है, क्लाइमेटिक चेंज है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है एंड एपिडेमिक। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके आधार पे यूएन को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कुछ रीजंस हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक रीजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें यूनाइटेड नेशंस को देखनी पड़ती हैं। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस, संरचना के प्रक्रियाओं का सुधार। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट द रेजोल्यूशन। एक रेजोल्यूशन पास किया गया। द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रिलेटिव्स, द डिसीजंस रिफ्लेक्ट द वेस्टर्न वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड द डोमिनेंट बाय द फ्यू। देखिए क्या होता था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज बैठती थी। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती थी, जो भी रेजोल्यूशन पास होता था तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि उसके अंदर उनके फायदे की बात ज्यादा की जा रही है, और जो अंडर डेवलपिंग है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके फायदे की बात नहीं हो रही है। तो वो ये प्रॉब्लम देखी गई। द पावर्स लैक ऑफ द इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। इन द व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड, द रिस्ट्रक्शन ऑफ द यूएन 1 जनवरी 1997 द यूएन 7th सेक्रेटरी जनरल। तो हमको एक क्वेश्चन इसमें पता लग जाता है कि यूएन के जो 7th सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था कॉफी अनन। इनिशिएट द इंक्वायरी एंड द सिक्योरिटी काउंसिल द 5 परमानेंट मेंबर। पहले सबके पास वीटो पावर होता था, तो अब क्या कर दिया गया, कुछ रेजोल्यूशन के हिसाब से क्या कर दिया गया कि सिर्फ 5 देशों के ही पास वीटो पावर रह गई थी, बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे उनके पास में वीटो पावर नहीं है। इंडिया हैज बीन 8 टाइम इलेक्टेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया अब तक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर की तरह बैठ चुका है और लगभग 8 बार उसका सिलेक्शन हो चुका है उस पद के लिए। द यूएन 7th सेक्रेटरी जनरल इज कॉफी अनन। 8 सिक्योरिटी जनरल जो बने थे वो थे बैन की मून, जो कि 2007 से 2016 तक साउथ कोरिया के थे। और जो 9th सिक्योरिटी जनरल है वो है एंटिनो मैनुअल डी एलिवेरा गुटरेस, जो कि अभी तक काम कर रहे हैं वहां पे सिक्योरिटी जनरल के पद पे, सेक्रेटरी जनरल। क्राइटेरिया फॉर द न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद के नए स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों के लिए क्या मापदंड होने चाहिए, क्या कौन से वो देश होने चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या स्थायी मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं परमानेंट मेंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दीज फॉलोइंग आर द सम क्राइटेरिया हैव बीन प्रपोज्ड फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पहला तो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए। ऐसा देश नहीं हो जिसके पास में इकोनॉमी ही नहीं है। अ मेजर मिलिट्री पावर, उसके उस देश के पास में सारी मिलिट्रीज होनी चाहिए, नेवल पावर होना चाहिए, एयर विंग होना चाहिए और उसकी आर्मी होनी चाहिए, और वो भी बड़े लेवल की होनी चाहिए, छोटे मोटे लेवल की नहीं होती चाहिए। अ सस्टेनेबल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। यूएन का हर साल बजट होता है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है, ये लिस्ट दिख रही होगी आपको, जिसमें यूएसए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशन के बजट के अंदर। इट्स अराउंड 22%। उसके बाद चाइना करता है अराउंड 12%। और अगर हम इसमें भारत की बात करें तो भारत 21वें नंबर पे 0.8% का कंट्रीब्यूटर है। तो कहीं ना कहीं भारत उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसा देश होना चाहिए, अगर वो नॉन परमानेंट बनना चाहता है या परमानेंट बनना चाहता है तो उसको एक मेजर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, वो यूएन के बजट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता हो। द यूनाइटेड नेशन बजट अ बिग नेशन हैज टर्म इनटू द पॉपुलेशन, और उसके पास में पॉपुलेशन भी बहुत बड़े लेवल की होनी चाहिए। अ नेशन दैट रिप्रेजेंट द डेमोक्रेसी एंड द ह्यूमन राइट। उस देश में डेमोक्रेसी का कोई दूसरा फॉर्म नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या होनी चाहिए, वहां पे प्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वहां के लोग वोट देके अपनी सरकार चुनते हैं।
ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाता हो उस देश में। A country that would make a council more representative the world's diversity term the geography, economic system and culture। उसका जो जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए वो बहुत वास्ट होना चाहिए, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कल्चर हो, और क्या हो, इकोनॉमिक सिस्टम काफी अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिला के एक ऐसा देश हो जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, जिसके पास में एक बड़ी मिलिट्री पावर हो, साथ के साथ वो यूएन के अंदर कंट्रीब्यूट करता हो, और एक ऐसा नेशन जहाँ पे डेमोक्रेसी हो और लोग वहाँ पे जो उसकी सरकार है वो ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखती हो। तो ये कुछ नियम बनाए गए हैं जिनके आधार पर ही वहाँ पे स्थायी और अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। मतलब परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए वही देश अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ये फॉलोइंग टर्म्स होनी चाहिए। जुडिक्शन ऑफ द यूएन, संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्राधिकार, कौन कौन से क्षेत्र में वह काम करता है यूनाइटेड नेशन। इन सितंबर 2005 द हेड्स ऑफ द ऑल सिक्योरिटी स्टेट्स ऑफ द यूएन टुक द स्टेप टू मेक द यूएन मोर क्रिएटिंग पीस रेलिवेंट एंड बिल्डिंग द कमीशन। देखिए, जब भी कोई एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनती है तो वो हमेशा स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होती, वो धीरे 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 परफेक्ट बनाई जाती है। तो इसलिए क्या होता है, यूनाइटेड नेशन हुआ या कोई भी, जैसे कि पहले लीग ऑफ नेशंस था, फिर एक रेजोल्यूशन लाया, फिर उसको सक्सेसर बनाया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बन गया। तो ऐसे रेजोल्यूशंस ला के इसको थोड़ा सा बेटर फॉर्म में लाया जाता है। तो 2005 के अंदर क्या किया गया, एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसके आधार पर क्या किया गया, इसको मोर रेलिवेंट बनाया गया कि सारे देश आपस में बहुत ही शांति के साथ में रह सके। द ह्यूमन राइट काउंसिल एग्रीमेंट टू अचीव अ डेवलपमेंट गोल्स, क्या गोल्स तय किए गए, एक तो डेवलपमेंट, टेररिज्म फ्री वर्ल्ड, जैसे कि आज के समय का सबसे बड़ा इश्यू टेररिज्म है, तो एक ऐसे देश बनाने के लिए सोचा गया देशों के बीच में जो टेररिज्म हो गया है, कुछ देश जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो उन सबको डिटेक्ट करने की कोशिश की, कैसे टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें, कुछ गोल्स बनाए गए। ऑफ अ डेमोक्रेसी क्रिएट अ फंडिंग एग्रीमेंट टू द ट्रूशिप ऑफ द काउंसिल, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। तो ये कुछ जुडिक्शन थे, कुछ क्षेत्राधिकार थे जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस को अपना काम करना था। तो ये कम नहीं है, सभी देशों के अंदर इन चीजों पर ध्यान रखना था कि हेल्थ सेक्टर में कुछ सुधार किया जा सके, एजुकेशन में सुधार किया जा सके, इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्रेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब चीजों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ही ध्यान देना था यूनाइटेड नेशन को, पॉपुलेशन ओवर कंट्रोल के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर एंड सोशल जस्टिस। तो ये कुछ रीजन थे जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस को काम करना था। इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म, India is a big supporter of the restricting UN on ground. Several it believe the promoting the development of the cooperation among the states. यूनाइटेड नेशंस के जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो भारत पूर्णतः मानता है और यूनाइटेड नेशन को ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छे से सपोर्ट भी करता है। One of the important India concern being the composite the Security Council is the largely has been remained the static and the UN Assembly General membership extend the considerably। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस को मानने का तरीका, इसका कारण ये भी रह सकता है क्योंकि भारत खुद 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर के लिए सिलेक्ट हो चुका है। इंडिया सपोर्ट द इंक्रीज द नंबर ऑफ द परमानेंट बोथ नॉन परमानेंट मेंबर्स इटसेल्फ द विशेस टू परमानेंट मेंबर टू रिकंस्ट्रक्टेड द यूएन। और भारत भी चाहता है कि हम भी एक परमानेंट मेंबर की तरह वहां पे बैठे। तो 5 देश तो वहां पे है ही है जिनके पास में वीटो पावर है, वहीं भारत जैसा देश जो कि जिसके पास में बड़ी इकोनॉमी है, जो यूएन को कंट्रीब्यूट भी करता है, साथ के साथ जोग्राफिकल एरिया भी काफी अच्छा है और कल्चरल एक्सपेंशन है यहाँ पे। Being an Indian citizen would be formed to support the India candidate to permanent। और हम भी चाहते हैं कि भारत भी एक परमानेंट की तरह यूनाइटेड नेशंस के अंदर बैठे। द सिक्योरिटी काउंसिल ग्राउंड ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और हमारे पास पॉपुलेशन कंट्री है, सेकंड नंबर की पॉपुलेशन है हमारे पास, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इनिशिएट द यूएन द इमरजेंसी द इकोनॉमिक रेगुलर एंड द फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूएन। हमने देखा था पिछली स्लाइड के अंदर कि वो देश वहां पे जाके बैठ सकता है जिसके पास में पॉपुलेशन अच्छी हो, जिसके पास मेजर इकोनॉमी हो, और साथ के साथ में क्या हो, वो कुछ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता हो यूनाइटेड नेशंस के बजट के अंदर। बट सम कंट्रीज क्वेश्चन द इंडिया कंसिडर द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन कुछ देश नहीं चाहते हैं कि भारत वहां पे परमानेंट मेंबर बने। इसके कुछ रीजंस दिए जाते हैं कि भारत का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान के साथ अभी तक क्लियर नहीं है, तो भारत एक मेजर इकोनॉमी बनने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी के लेकर ऊपर सवाल उठते हैं। इंडिया इंक्लूड द सम इमरजेंसी पावर्स, लेकिन कुछ लोग मानते हैं जैसे कि ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है, साउथ अफ्रीका ऑल्सो द अकोमोडेट। तो ये वो देश है जो भारत के साथ में 5वें जो छठा परमानेंट मेंबर्स है उसकी रेस में प्रॉपर रूप से भारत के साथ में है। तो ये वो देश है, ब्राजील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, तो ये वो देश है जो इस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। Will also accommodate the France and USA advocate that the Africa and South Africa must be।
और यूएसए चाहता है, फ्रांस चाहता है कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के अंदर से कोई भी एक देश छठे पद के लिए उम्मीदवार बने. द रिप्रेजेंट डू नॉट हैव द रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर. The UN in the unpopular world. The UN unpopular world cannot the UN serve against the balanced US dominance because the US of the superpower in 1991. May the ignore of the international organization economically military power veto US stop the any can damaging move the interest as well there. They enjoys the contributory choices of the Secretary General and the UN. देखिए यूनाइटेड जो नेशंस है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके अंदर जो यूएस है, यूएस के पास में एक तो सबसे पहली बात वीटो पावर है. तो वह कोई भी ऐसा काम नहीं होने दे सकता जिससे उसका किसी भी लेवल पे नुकसान हो. तो इसलिए वो अपनी वीटो पावर का यूज करके उस रेजोल्यूशन को रुकवा सकता है. तो इसको बोलते हैं कि यूएस क्या है, एक डोमिनेंट पावर है, तो वो अपने अपने फायदे के लिए वहां पे काम करता है. Despite the about the mentioned strong the activities, the UN serve a purpose of the being world together dealing with the conflict, social, economic issues. तो यूनाइटेड नेशन किस पे काम करता है, वही social conflicts and economic conflict issues. The space provide the UN being argument with the against specific US attitude policies had been here the compromise. अब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही काम करती है. तो सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. At the international level, overseas and the financial institution and regulations, it consists the 190 member. तो इंटरनेशनल मोनेटरी फंड जो IMF है उसके अंदर अभी लगभग 190 मेंबर्स हैं, जिसमें G8 मेंबर एंजॉय द मोर पावरफुल. जो G8 सुपर कंट्रीज हैं वो इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा मोर पावरफुल काम करते हैं. यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया एक्सेप्ट चाइना एंड सऊदी अरेबिया. तो सऊदी अरेबिया और चाइना के पास में यहाँ पे इतने ज़्यादा राइट्स नहीं है. The US alone enjoy the 16.75 voting rights. World Bank. It creates in 1944. It works the human development, agriculture, rural development, environmental protection, infrastructure, governance, provide the loans, grant the developing country. World Bank उन देशों को लोन देता है जो देश अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है. तो वर्ल्ड बैंक उन देशों को सपोर्ट करता है. वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह के लिए. तो अगर कोई भी एग्रीकल्चर लेवल पे रूरल डेवलपमेंट को लेकर अगर किसी देश को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से कर्ज ले सकता है. कहाँ से कर्ज लेते हैं? वर्ल्ड बैंक से. It the criticize the setting of the economic agenda of the poor nations. Basically poor nations की help करने के लिए बनाया गया है. Attaching and the conditions to loan, the forcing free market reform. और loans की व्यवस्था है यहाँ पे देशों को. ये एक important ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं. बेसिकली इसका काम है कि फ्री बैरियर ट्रेड हो सके. कोई भी देश किसी भी देश के साथ में बिना किसी बैरियर के साथ में ट्रेड कर सके. किसी के ऊपर भी कोई भी इन्फोर्समेंट ना हो, कोई भी सुपर पावर का, कि आपको हमारे साथ ही व्यापार करना है, आप दूसरे छोटे देश एक साथ में व्यापार नहीं कर सकते. तो ये बेसिकली फेयर रखने की कोशिश करता है कि कोई भी देश दूसरे देश के साथ में बहुत ही फेयर तरीके से व्यापार कर सके. एट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द सेट ऑफ रूल्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेड विच इज सेटअप. यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ग्लोबल लेवल पे कि कोई देश, दो देश, तीन देश आपस में अगर व्यापार करना चाहते हैं तो कुछ म्यूचुअल गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है. In the 1995, the successor of the General Agreement to Trade and the Target as, तो ये जो WTO है ये सक्सेसर है GATT का, गेट का. ना 164 मेंबर और 164 मेंबर हैं इसके अंदर. एंड द लाइबेरिया बिकम द 163rd मेंबर इन जुलाई 2016. 2016 के अंदर लाइबेरिया इसका कौन सा मेंबर बना था? 163rd मेंबर बना था. एंड अफगानिस्तान बिकम द 164th मेंबर ऑफ द 29 जुलाई 2016. तो ये एक अच्छा है जब हम बोर्ड्स के अंदर आंसर लिखें तो इन चीज़ों को भी मेंशन करें कि 2016 के अंदर लाइबेरिया क्या बना था? 163rd मेंबर बना था. और 164th मेंबर जो बना था वो अफगानिस्तान बना था. मेजर इकोनॉमिक पावर सच एज द यूएस, यूरोपियन एंड द जापान हैव मर्ज्ड टू यूज द WTO फ्रेम द रूल्स ट्रेड एडवांस देयर द ओन इंटरेस्ट. वो कोशिश करता है कि कुछ क्या बनाए जा सकें, रूल्स बनाए जा सकें फेयर ट्रेड के लिए. The developing countries being producer the non-transparent complaint often the punished around the by the big powers. Big powers हमेशा छोटे देशों को ऊपर आने से रोकने की कोशिश करता है. तो इसलिए एक WTO की स्थापना की गई ताकि फ्री एंड फेयर ट्रेड हो सके. इसके अलावा भी कुछ यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एमनेस्टी एंड इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट वॉच. तो ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं.
तो इस चैप्टर में हमने इतना ही देखा कि यूनाइटेड नेशन का क्या काम है, वीटो पावर किस किस के पास होती है। वीटो पावर का बेसिकली मतलब होता है निषेधाधिकार की शक्ति, किसी भी रेजोल्यूशन को किसी भी टाइम मना कर देने की शक्ति। तो ये जो 5 देश होते हैं ये किसी भी रेजोल्यूशन को रोक सकते हैं किसी भी टाइम। तो ये वीटो पावर होते हैं। कौन कौन से वो 5 देश हैं जिनके पास में परमानेंट सीट है। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स के अंदर। यूनाइटेड नेशन के सामने क्या क्या रोल, यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है, यूनाइटेड नेशंस कैसे परफॉर्म करता है, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन क्या क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बोर्ड्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। Thank you for watching our video. Kindly subscribe our channel, Conto Concept, like, share, subscribe. Thank you.